हेलो दोस्तों, मैं आरती सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी और आपका जीवन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था वाइगोस्की पर और आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तथा बच्चा अनुकूलन से सीखता है। बच्चा अपने संज्ञान से सीखता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, वह अपने आप स्वतः ही अनुकूलन से सीखता है। आगे देखेंगे दोस्तों। जीन पियाजे का भाषा विचार। जीन पियाजे ने अपने भाषा विचार को दो भागों में बांटा है। नंबर फर्स्ट है अहम केंद्रित भाषा। यह पाई जाती है शैशवावस्था में। यह होती है एक तरफा। इसमें बच्चा होता है स्वार्थी तथा खुद से करता है वह बातें। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को किसी की आवश्यकता नहीं होती, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने ही एक ही बिंदु पे केंद्रित होता है, उसको दूसरे बिंदु पे जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि जीन पियाजे खुद स्वयं अपने बारे में ही बताते हैं। एक जगह थी जिसका नाम था रूसो इंस्टीट्यूट, जिसमें जीन पियाजे ने खुद 20 से 22 बच्चों को एक कमरे में इकट्ठा बंद कर देते हैं। वो खुद बताते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चे आपस में बात करते हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक कमरे में 20 से 22 बच्चों को बंद कर दिया और उस कमरे में अलग-अलग जगह पे कैमरे लगा दिए, ये जानने के लिए कि बच्चे आपस में बात करेंगे या नहीं। तो जीन पियाजे बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि 20 से 22 बच्चे अब अपने आप बक-बक कर रहे हैं। एक दूसरे से कोई भी बच्चा बात ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ से जीन पियाजे ने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चा अहम केंद्रित होता है और स्वार्थी होता है। उसका स्वार्थ कोई भी हल नहीं कर रहा है, इसलिए वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा था। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। फिर सेकंड नंबर आता है सामाजिक भाषा। अब बच्चा बाल्यावस्था तक आते-आते हो जाता है बड़ा और उसकी भाषा भी हो जाती है सामाजिक। वो कैसे? ये शुरू हो जाती है बाल्यावस्था से और ये हो जाती है अब दो तरफ़ा। कहने का मतलब ये है कि बच्चा अब जान गया है कि अब अकेले बक-बक करने से काम नहीं चलेगा। अब समाज में रहना है तो सामाजिक भाषा का उपयोग हमें करना पड़ेगा और उसके लिए एक तरफ़ा भाषा नहीं चलेगी। अब हमारी भाषा हो जाती है दो तरफ़ा। अब 2 लोग चाहिए उस भाषा का यूज़ करने के लिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों। भाषा विचार से पहले आती है। जीन पियाजे कहते हैं कि जब विचार ही नहीं होगा तो क्या होगा भाषा का? इसलिए विचार का होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल जीन पियाजे का जो कथन है दोस्तों, वो बिल्कुल फैक्ट है कि जब विचार ही नहीं होगा तो हमारे पास अन्य-अन्य तरीके की भाषा हो, लेकिन उस भाषा का हम क्या करेंगे जब हमारे पास विचार ही नहीं होंगे? हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे। जीन पियाजे के कुछ शब्द या सिद्धांतों को देख लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द दोस्तों जहाँ पे सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसको हम बहुत थोड़ा-सा विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ हिंदी और इंग्लिश सीटेट और यूपीटेट में हिंदी की जिस शब्द की हिंदी कुछ और होती है और इंग्लिश उसकी कुछ और होती है, इसलिए दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। पहला देख लेते हैं स्कीमा। बच्चा अपनी सारी जानकारी को जहाँ स्टोर करके रखता है, उसको जीन पियाजे ने क्या कहा है दोस्तों? स्कीमा। उसको कहा है स्कीमा। स्कीमा क्या है दोस्तों? जहाँ पे सारी जानकारी स्टोर हो, उसको जीन पियाजे स्कीमा का नाम देते हैं। और सेकंड नंबर आ जाता है संगठन। संगठन क्या है दोस्तों? जहाँ सारी जानकारी को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखना ही संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इंग्लिश में इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में इसको संगठन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम अपने मोबाइल में अपने डाटा को बहुत ही
सेफ तरीके से रखते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, मूवीज और पीडीएफ फाइल्स को बहुत ही विधि लाइन एकदम लाइन में विधिवत रूप से क्रम से सजा के रखते हैं। उसी तरीके से बच्चा भी अपने जानकारी को एकदम विधिवत रूप से सजा के रखता है। और जब ये सारी जानकारी एक लाइन में इकट्ठी हो जाती है, तब ये पहुंचती है कहाँ पे दोस्तों? स्कीमा में। तो इसको संगठन का मतलब है कि किसी जानकारी को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखना ही संगठन कहलाता है। और जब ये जानकारी व्यवस्थित हो जाती है तो कहाँ पहुंच जाती है दोस्तों? स्कीमा में। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। थर्ड नंबर देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या है दोस्तों? अनुकूलन अनुकूलन के अंतर्गत जीन पियाजे के 2 बिंदुओं को रखा गया है। देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट है समावेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको असिमिलेशन। और नंबर सेकंड है समायोजन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेशन। तो इसको विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल। समावेशन, किसी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल कर लेना ही समावेशन कहलाता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई पुरानी जानकारी है और उसके बाद हमारे पास एक नई जानकारी आ जाती है, तो हम उस पुरानी जानकारी के साथ में और उस नई जानकारी को भी मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, उसी को हम समावेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों कि एक बच्ची होती है और उसके पिता होते हैं। बच्ची से पिता कहते हैं कि बेटा सारे पक्षी उड़ते हैं। तो बच्ची जानती है अपने पिता के अकॉर्डिंग कि पक्षी उड़ा करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि बच्ची अपने पिता के साथ बाहर घूमने जाती है, तो वो देखती है कि आकाश में एक पतंग उड़ रही है, मतलब कुछ उड़ रहा है। तो वो कहती है, उसको ये नहीं पता है कि वो पतंग है। तो वो अपने पिता से कहती है कि पापा पापा देखो चिड़िया, आपने बताया था ना पक्षी। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये पक्षी नहीं है, ये पतंग है। तो बच्ची बच्ची कहती आप तो कह रहे थे कि चिड़िया उड़ती हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो ये उसकी पुरानी जानकारी थी। अब उसको एक नई जानकारी मिल गई है कि पक्षियों के साथ साथ पतंग भी उड़ा करती है। तो यहाँ हो जाता है, ये जीन पियाजे यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। आगे देखते हैं। आगे दूसरा है समायोजन। समायोजन को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। नई जानकारी मिलने से जब पुरानी जानकारी का विरोध होता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं। जैसे समावेशन है वैसा ही समायोजन है, बट इसमें विरोध होता है। कैसे? नई जानकारी मिली और नई जानकारी जब मिली तो पुरानी जानकारी का विरोध हुआ, तो उसको हम समायोजन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम सुनते हैं, हम आपस में घर में बातें करते हैं, हमारा बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, उसने सुना कि घर वाले सब बात करते हैं कि कौवे जो होते हैं वो काले होते हैं। तो उसकी उसकी नॉलेज में ये बात फिक्स है कि कौवे जो होते हैं वो काले होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सभी काले कलर के पक्षी कौवे होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि वो बच्चा ये देखता है कि एक पक्षी बैठा हुआ है, तो उसको देख के अपने पिता से कहता है कि पापा ये देखो देखो कौवा। तो उसके पापा कहते हैं बेटा ये कौवा नहीं है, ये कोयल है। तो कोयल, अब बच्चा कहता है कि ये कोयल है, आप तो बोल रहे थे कि काले कलर का कौवा होता है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। अब 2 दिन तक बच्चा बहुत ही कंफ्यूज, बहुत ही टेंशन में, बहुत ही सोचता रहा। पहले तो पापा कह रहे थे कि कौवा काला होता है, अब कोयल भी काली होती है। फिर अचानक क्या होता है कि वो अगले दिन देखता है कि कोयल भी बैठी है और कौवा भी बैठा है, और कोयल काव काव सॉरी कौवा काव काव कर रहा है और कोयल कुहू कुहू कर रही है। फिर एक नया अंतर स्पष्ट करता है बच्चा उस जगह कि दोनों काले होने के बावजूद भी कौवा काव काव करता है और कोयल कू कू करती है। एक आवाज के माध्यम से वो एक नया अंतर स्पष्ट करता है, विरोध करता है। उस जगह एक नया विरोध उत्पन्न होता है
कि उन दोनों में क्या अंतर है, आवाज़ का अंतर है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि वो समायोजन है। जीन पियाजे इसके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जब जब नई जानकारी मिलने से जब पुरानी जानकारी का विरोध होता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आई थिंक आपकी समझ आ गया होगा जो जीन पियाजे समझाना चाहते हैं। नंबर थर्ड देख लेते हैं, संतुलन। संतुलन क्या है दोस्तों? संतुलन और समंजन एक ही शब्द है। संतुलन का ही दूसरा शब्द समंजन है। समायोजन तथा समावेशन का अर्थ ही संतुलन होता है दोस्तों। अर्थात बच्चा अपनी जानकारी को व्यवस्थित रूप से संतुलित करता है, इसी को क्या कहते हैं? संतुलन या समंजन कहते हैं दोस्तों। कहने का मतलब समझ आ गया होगा आपको कि संतुलन किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से रखना ही संतुलन कहलाता है। ये बहुत ही आसान वर्ड है और इस आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में और देखेंगे जीन पियाजे के कुछ छोटे-छोटे शब्द। जीन पियाजे के 4 चरणों पे जाने से पहले इन छोटे शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है, तो इसको देखेंगे। नंबर फर्स्ट आता है संक्रिया। बच्चे संक्रिया क्या होता है? बच्चे खिलौनों को तोड़-फोड़ कर आप वापस उसी सही करने की कोशिश करते हैं, उसी अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं संक्रिया। कहने का मतलब ये है कि बच्चा बहुत ही क्रिएटिव होता है दोस्तों, हर चीज़ को अंदर घुस के और उसको तोड़ के, उसको खोल के, उसके सारे उर्जे-पुर्जे खोल के देखने की कोशिश करता है, जिज्ञासु होता है दोस्तों। उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है आखिर ये चीज़ बनी तो बनी कैसे? इसको मैं खोलूँगा, फिर मैं इसको सही करूँगा, तो इसको कहते हैं संक्रिया। नंबर सेकंड आ जाता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है दोस्तों? भले ही वस्तुएं आंखों से ओझल हों, परंतु बच्चों को पता है कि वस्तुएं वहीं पर हैं। कहने का मतलब ये है कि आप छोटे बच्चे को आप बच्चा ना समझें दोस्तों। बच्चे को बच्चा समझने की भूल कभी ना करें। बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही वैज्ञानिक होता है। बच्चे को सब पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसको मोबाइल चाहिए तो चाहिए, आप कितने भी बहाने बनाएँ। बेटा मोबाइल खो गया है, बेटा मोबाइल तकिए के नीचे रखा है, पता है बच्चे को। बच्चे से आप कह रहे बेटा मोबाइल खो गया है। बच्चे को पता है कि आपने वो मोबाइल या तो तकिए के नीचे रखा है या फिर ऊपर अलमारी में रख दिया है, लेकिन मोबाइल है यहीं पे। कहने का मतलब ये है कि वस्तुएं आंखों से ओझल हैं, लेकिन वो हैं वहीं पे, उसको पता है। एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि छोटा बच्चा है और उसको भूख लगी है, तो वो उसे पता है कि जब तक वो रोएगा नहीं तब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं देगी लाके। तो वो ये मुँह फाड़ के रोता है और उसको पता है कि माँ यहीं इसी कमरे में है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही है, मेरी आँखों से ओझल है, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुनेगी तो वो आएगी ज़रूर और मुझे दूध देगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर है जीववाद। जीववाद क्या होता है दोस्तों? बच्चों में खिलौनों को जीवित होने का भ्रम जीववाद कहलाता है। कहने का मतलब ये है हट जाओ, मेरा हाथी आ रहा है, हट जाओ नहीं तो तुम दब जाओगे, मर जाओगे, मेरी ट्रेन आ रही है, बगल हो जाओ। वस्तुओं में जीवन होने का भ्रम होता है बच्चों के अंदर। बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे खिलौने जीवित हैं, जैसे हम खेल रहे हैं वैसे ही बच्चे खिलौने भी मेरे साथ खेल रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, फोर्थ नंबर लेंगे अविलोमीयता। मूल बिंदु से आगे निकल जाने के बाद वापस न लौट पाना अविलोमीयता कहलाता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने सिखाया बच्चे को कि बेटा वाह ऐसे बनाते हैं। अब वाह तो बनाना सीख गया बच्चा, अब मैंने इसको क्या किया, वाह से का बना दिया। अब बच्चे से मैंने पूछा बेटा ये क्या है? तो बच्चा कहता है ये का है। तो अब मैंने पूछा कि वाह कहाँ चला गया? अब बच्चा कन्फ्यूज़, अब कहता है बच्चा कि पता नहीं ये तो का है लेकिन मुझे नहीं पता कि वाह कहाँ चला गया। तो मतलब मूल बिंदु मतलब वाह तक तो उसने सीखा था, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो वो इतना कन्फ्यूज़ हो गया कि वापस इस चीज़ को मिटा नहीं सका वो। इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सका, वापस इस बिंदु पर नहीं आ सका, इसी को हम कहते हैं अविलोमीयता। आगे बढ़ेंगे। नंबर 5 देख लेंगे, संरक्षण का अभाव। मूल आकृतियों में थोड़ा-सा बदलाव आने पर बच्चा पहली आकृति को भूल जाता है, इसी को कहते हैं संरक्षण का अभाव। ये आकृतियों में ही पाया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि ये एक रेखा है,
ये ए है और एक ये बी है। अब अब हमने बच्चे से कहा, इसको एक नया एग्जांपल लेते हैं कि हमने कहा कि एक ये पानी की बूंद है, और हमने बच्चे से कहा कि ये क्या है बेटा, कि ये पानी की बूंद है, और हमने इसको क्या किया, इसको हमने बना दिया कमल का फूल। अब कमल का फूल बनाने के बाद अब हमने बच्चे से पूछा कि बेटा पानी की बूंद कहाँ है, तो अब क्या बच्चा कहता है कि पता नहीं, तो ये क्या है, कि ये तो कमल का फूल है। तो कि पानी की बूंद कहाँ गई, कि मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। ये पाया जाता है मूल आकृतियों में, ये संरक्षण का अभाव जो कि मूल आकृतियों में ही पाया जाता है। थोड़ा सा बदलाव आने पे बच्चा अपने मूल बिंदु पे न लौट पाता है, नहीं लौट पाता है, उसी को हम संरक्षण का अभाव कहते हैं। 6 पॉइंट देख लेते हैं। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार जो कि इंद्रिय जनित होता है, जैसे कि हंसना, रोना, सोना, अपनी स्वतः इंद्रियां, कोई नहीं करवा रहा है, अपने आप, कोई नहीं सिखा रहा है, अपने आप से ही बच्चे के अंदर ये जो इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, मुंह, इनके द्वारा जो चीज उत्पन्न होती है वही मूल प्रत्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, 7 नंबर देख लेते हैं। अनुकूलन, सॉरी, अनुकरण। बच्चा अपने से बड़ों का अनुकरण करता है। अब बच्चा छोटा है, अब वो बोल अभी उसकी भाषा अभी उसने भाषा को सीखा नहीं है, अब वो सीखने की कोशिश कर रहा है। अपने बड़ों से कैसे सीखेगा, अब उसके माँ बाप उसको सिखा रहे हैं, बेटा आ आ मतलब है उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब है कि बा बा, माँ माँ। कहने का मतलब ये है कि वो अनुकरण करता है, अपने से बड़ों का क्या करता है, अनुकरण। आई थिंक यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम पहुंचते हैं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों पर। तो अब देख लेते हैं संज्ञानात्मक के विकास 4 चरण। तो नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, संवेदी पेशी अवस्था, या इसको हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, या इंद्रिय गामी अवस्था भी कहते हैं। ये चलती है जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें बच्चा सब कुछ अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। जैसे कि बच्चा होता है मूल प्रत्यात्मक, इंद्रियों के द्वारा सीखता है बच्चा। हंसना, रोना, सोना, सब कुछ कैसे होता है, उसके इंद्रियों के द्वारा। उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी के भी सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सेकंड नंबर है वस्तु स्थायित्व। भले ही वस्तुएं आंखों से ओझल हो जाएं, पर वस्तुएं हैं वही, बच्चे को पता है। ये एग्जाम्पल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ कि बच्चा सोचता है, बड़े सोच रहे हैं कि बच्चे को पता नहीं है मैं रूम से बाहर आ गई हूँ। तो लेकिन बच्चे को पता है कि मेरे माँ बाप इसी यहीं पे हैं, मेरे आसपास इसी कमरे में हैं, अगर मैं रोऊंगा तो वो मेरे पास जरूर आएंगे। थर्ड नंबर देखेंगे, अनुकरण, बड़ों का अनुकरण करना। ये बच्चे बड़ों को देखते हैं, उनकी क्रियाओं को देखते हैं और अपने आप से सीखते जाते हैं। और नंबर नेक्स्ट आ जाता है मानसिक निष्पादन। अब बच्चे ने सुना कि हमारे घर के बाहर गली में कुत्ते की आवाज़ जो आती है वो भौं भौं करके आती है। तो अगर बच्चे के सामने कुत्ता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जब भी कभी उसकी आवाज़ सुनेगा तो तुरंत उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि कौन भौंक रहा है, कोई कुत्ता भौंक रहा है। वो जानता है, उसने एक मानसिक निरूपण बना लिया है, मानसिक निष्पादन बना लिया है कि ये आवाज़ किसकी है, कुत्ते की है। आगे देखेंगे, सेकंड नंबर आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये चलती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसके अंतर्गत बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। बच्चे के स्वभाव में कैसे परिवर्तन आएगा, बच्चे को महसूस होगी अविलोमीयता। अब वही जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अ, बच्चे को सिखाया वाह बनाना, और अगर हमने का बना दिया और मूल बिंदु पर न लौट पाया तो वो अविलोमीयता कहलाती है दोस्तों। जीववाद, मेरा मेरा घोड़ा जीवित है, मेरा हाथी जीवित है, हट जाओ, दब जाओगे तो मर जाओगे। मेरी सारी वस्तुएं, मेरे सारे खेल खिलौने मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरा गुड्डा, मेरी गुड़िया, मेरा डॉल, मेरी मेरा टॉयज मेरे साथ है, मैं उसके साथ सोऊंगा, वो भी खाना खाएगा। ये सारी चीजें क्या जीववाद का उदाहरण है दोस्तों।
और नेक्स्ट है गिनती या वर्णमाला। मतलब है कि बच्चा बाल्यावस्था तक आते-आते उसको गिनती, वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है। वह गिनती भी बहुत अच्छे से जान जाता है और वर्णमाला का भी ज्ञान उसको बहुत अच्छे से हो जाता है। और नंबर नेक्स्ट आ जाता है प्रतीकात्मक विचार। गणितीय चिन्ह प्रतीकात्मक विचार के अंतर्गत आता है। गणितीय चिन्ह मतलब है भाग करना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ये सब कुछ बच्चा क्या 7 साल से 11 साल का बच्चा क्या ये नहीं कर पाएगा? ये सब कुछ करना सीख जाएगा दोस्तों। बाल्यावस्था तक पहुँचते-पहुँचते बच्चे को इतना ज्ञान तो हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड नंबर देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चलती है 7 से 11 वर्ष तक। तो अब इसमें आ जाती है बच्चे में विलोमीयता। विलोमीयता क्या है दोस्तों? अब वो अपने इस बिंदु से आगे बढ़ गया है, तो अब वो बहुत ही डिफाइन करके विस्तार रूप से बता सकता है कि हाँ ये पहले वहाँ था, अब आपने इसमें ऐसे कर दिया तो ये का बन गया है। तो ये क्या होता है? विलोमीयता। अब अब बच्चे को महसूस होता है संरक्षण। अब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे को महसूस हो रहा है क्या? संरक्षण। अब वह आकृतियों में अगर आप उसको कहोगे कि ये पानी की बूंद है और ये आप कमल बना दोगे, फिर भी वो अपनी इस आकृति पे वापस लौट आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक रेखा है ए और बी, और अब हम इसमें कहेंगे कि एक और रेखा है सी, एक और रेखा है सी। तो क्या और हमने इसको एक कोण बना दिया, तो क्या हम बच्चे से पूछेंगे कि बेटा ए और बी रेखा कहाँ है? तो क्या वो नहीं बता पाएगा? बिल्कुल बता देगा। वो ए और बी रेखा भी बता देगा और ए से सी वाली भी बता देगा और ये कोण भी बता देगा कि ये कोण है। इसी को कहते हैं संरक्षण, मूल बिंदु पर लौटना। नेक्स्ट है क्रम। क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। क्या बच्चा आरोही अवरोही क्रम को नहीं कर सकता है? यहाँ बाल्यावस्था के बाद अवरोही क्रम, आरोही क्रम बहुत ही अच्छे से बच्चा विस्तार रूप से बता सकता है। नेक्स्ट है श्रृंखला। एक निश्चित क्रम में बढ़ती हुई श्रृंखला को ही हम श्रृंखला कहते हैं। एक निश्चित क्रम को कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपने बचपन में हम चले जाते हैं दोस्तों, जब हम नहीं जानते थे कि 5 गुणा के 10 बराबर 50 होते हैं दोस्तों। अब और झटका तो हमें तब लगता था कि जब हम ये देखते थे 5 गुणा के 15। अब हमारे पास आंसर नहीं है इसका, क्योंकि हमने तो सीखा तो यहीं तक था कि 5 का गुणा 10 तक ही होता है। मतलब है कि 5 का पहाड़ा 10 तक ही होता है। ये हम लोगों ने ये सीखा था, लेकिन जब हमने 15 देखा तो हम बहुत कन्फ्यूज हो गए। तो ये एक निश्चित ये श्रृंखला है जो एक निश्चित रूप से बढ़ती चली जाती है। ये 15 से 20, 25 मतलब इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। ये श्रृंखला बच्चों में आ जाती है। गणितीय संक्रियाएं, गणित के चिन्ह जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, बच्चों को चिन्हों का ज्ञान हो जाता है। प्लस, माइनस, भाग एंड गुणा एंड भाग, ये सब जान जाते हैं बच्चे, सीख जाते हैं, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है दोस्तों? मतलब है किसी चीज को वर्गों में विभाजित करना। जैसे कि आरोही क्रम, आरोही, अवरोही, मतलब है किसी चीज को, किसी भी संख्याओं को या किसी भी चीज को एक्स वाई जेड 2 वर्गों में, 4 वर्गों में विभाजित करना बच्चे को अच्छे से आ जाता है। तथा समानता और अंतर भी बहुत अच्छे से बच्चा करने लगता है। अब आ जाती है फोर्थ नंबर, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह चलती है 11 से 15 वर्ष। अब बच्चा हो जाता है वो जवान। अब बच्चे के अंदर सब कुछ बदल जाता है। अब चिंतन बढ़ जाता है दोस्तों। अब बच्चे में आ जाता है मूर्त चिंतन। जो उसको नहीं दिख रहा है दोस्तों, अब वो उसके बारे में भी सोच सकता है, उसकी कल्पना कर सकता है दोस्तों। अब सारी चिंतन, कहने को मतलब है एक सवाल के अनेक तरीकों से जवाब दे सकता है वो। एक बिंदु से अनेक बिंदु पे जा सकता है वो। एक सवालों के कई तरीके से सोच के आंसर को बना सकता है दोस्तों वो। तार्किक चिंतन, गणित में हो जाता है वो एकदम परिपक्व। बहुत ही तार्किक चिंतन तरीके से सोचता है, तार्किक बुद्धि से चिंतन कर सकता है वो दोस्तों। एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है वो। अनुमान, परिकल्पना, चिंतन, ये सारी चीजें उसके अंदर एक
विकसित हो चुकी होती हैं कि वो किसी चीज़ के निष्कर्ष पे पहुँच जाए। तो आगे देखते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटा-सा एक लेक्चर जीन पियाजे पे। दोस्तों, आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ कमी होती है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।